हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम अभ्यास 3 को शुरू करने वाले हैं और अभ्यास 3 का नाम है सांख्यिकी। तो सबसे पहले जानेंगे कि सांख्यिकी किसे कहा जाता है। तो देखिए, अगर विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी अगर हम एक ही जगह से प्राप्त कर लेते हैं तो उसी को सांख्यिकी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई है और यहाँ पर मैंने दिन लिख दिए हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। पिछले हफ्ते मैंने सोमवार के दिन 1 रोटी खाई थी, तो सोमवार के आगे मैंने लिख दिया है 1। इसी प्रकार से मंगलवार के दिन मैंने 3 रोटियां खाई थी, तो मंगलवार के आगे लिख दिया है मैंने 3 रोटी। इसी प्रकार से मैंने बुधवार के दिन खाना काफ़ी अच्छा बना था, तो बुधवार के दिन मैंने 4 रोटियां खा ली, तो इसलिए मैंने बुधवार के दिन आगे लिख दिया है 4 रोटियां। तो देखिए, यहाँ पर मुझे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी एक ही जगह से मिल रही है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सांख्यिकी कहा जाता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि एक ये सारणी वाला तरीका मैंने अभी बताया कि सारणी बनाकर भी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के। उन्हीं में से एक और आसान तरीका है आंकड़ों को प्रदर्शित करने का, जिसको कहा जाता है पाई ग्राफ या पाई चार्ट। तो पाई ग्राफ की मदद से भी हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कैसे पाई ग्राफ की मदद से आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, चलिए जानते हैं। तो पाई ग्राफ में होता क्या है, एक वृत्त बना लिया जाता है और वृत्त को कई छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है और उन्हीं छोटे भागों के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इन्हीं आंकड़ों को एक पाई ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वृत्त को कई छोटे भागों में बांट लूँगा। तो इस वृत्त को कई भागों में बांटने के लिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं, एक निशान यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और कई भागों में बांटना है तो इसलिए मुझे एक निशान यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन आंकड़ों को इस पे बहुत आसानी से प्रदर्शित कर सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर 0 रोटी लिखेंगे, यहाँ पर 1 रोटी, यहाँ पर 2 रोटी, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 रोटियाँ हो गई, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 रोटियाँ हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कई भागों में मुझे बांटना है और उन्हीं भागों के द्वारा मैं इन आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकता हूँ। जैसे कि सोमवार के दिन मैंने 1 रोटी खाई थी, तो 1 रोटी हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक का एक भाग ले लेंगे और इसी को 1 रोटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 रोटी हो गई, यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर दूंगा 1। और ये सोमवार के दिन खाई थी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सोमवार। तो यहाँ से भी मुझे बहुत आसानी से पता चल रहा है कि मैंने सोमवार के दिन 1 रोटी खाई थी। इसी प्रकार से मंगलवार के दिन मैंने 3 रोटियाँ खाई थी। इसी को मुझे ग्राफ पर बनाना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3 भाग ले लूँगा। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, तो 3 भाग यहाँ से यहाँ तक हो गए। तो मैंने क्या करा है, 3 भाग ले लिए हैं, तो ये मुझे 3 रोटियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 3। ये 3 रोटियाँ मैंने मंगलवार के दिन खाई थी, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा मंगलवार। उसी प्रकार से अब मुझे बुधवार के दिन 4 रोटियां प्रदर्शित करनी है, तो 4 रोटियां 4 भाग ले लूँगा। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। तो 4 भाग हो गए हैं, मतलब 4 रोटियां हो गई हैं हमारी। तो ये हमारी 4 रोटियां प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर 4 लिख दूँगा। और 4 रोटियाँ मैंने बुधवार के दिन खाई थी, यहाँ पर मैं लिख दूँगा बुधवार। तो देखिए, इस प्रकार से भी इन आंकड़ों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर किसी आंकड़े को प्रदर्शित कर दिया जाता है तो इसको कहा जाता है ग्राफ, पाई ग्राफ। तो देखिए, पाई ग्राफ में इस प्रकार से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से भी मुझे बहुत आसानी से पता चल रहा है, सोमवार के दिन 1 रोटी खाई, मंगलवार के दिन 3 रोटियाँ खाई और बुधवार के दिन 4 रोटियाँ खाई। तो इस प्रकार से पाई ग्राफ को बनाया जाता है। तो ये अभ्यास 3 में भी हम पाई ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि पाई ग्राफ की मदद से किसी आंकड़े की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि पाई ग्राफ को किस प्रकार से बनाते हैं, और उसके बाद जो है पढ़ेंगे कि समांतर माध्य किसे कहते हैं और समांतर विभिन्न प्रकार का आंकड़ों का समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास 3A से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्न नंबर 1 को करते हैं। दोस्तों, अभ्यास 3A का सांख्यिकी का प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। पहला प्रश्न दिया गया है हमें, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों, अभ्यास 3A के प्रश्न नंबर 1 में हमें एक पाई ग्राफ दे दिया गया है और इस पाई ग्राफ की मदद से हमें ये सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है इन्होंने कि सबसे अधिक शिक्षार्थी
किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। तो सबसे ज़्यादा किस श्रेणी में पास हुए हैं ये हम ग्राफ में से देखकर बता सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा भाग हमें आसानी से दिखाई दे रहा है, द्वितीय श्रेणी वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो पास हुए होंगे वो द्वितीय श्रेणी में ही पास हुए होंगे। तो पहले का आंसर आ जाएगा द्वितीय श्रेणी। तो बहुत आसान प्रश्न है ये। पहले का आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पर द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। अब चलिए दूसरे का प्रश्न का जवाब देते हैं। दूसरा प्रश्न है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मैंने अभी मतलब बताया था पास होना। तो सबसे कम कौन सी श्रेणी में पास हुए हैं। अब देखिए अनुत्तीर्ण मत लगा देना, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना है। फेल का तो यहाँ पर कोई पूछा ही नहीं है प्रश्न में, तो फेल होने से कोई मतलब नहीं हमारा। तो फेल से क्या करना है, काट देना है, इसकी तो बात ही नहीं चल रही है। तो पास कौन सी श्रेणी में हुए हैं सबसे कम। अब पास जो होते हैं या तो प्रथम श्रेणी में होते हैं या द्वितीय में होते हैं या तृतीय में होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से हमारा उत्तर आएगा। सबसे कम देखो इन तीनों में से कौन सा है। तो 90 180 तो ज़्यादा हो गए, 60 कम हो गया। तो 60 वाला प्रथम श्रेणी है। तो प्रथम श्रेणी में सबसे कम पास हुए हैं, यहाँ पर लिख देंगे प्रथम श्रेणी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अनुत्तीर्ण श्रेणी मत लिख देना। अनुत्तीर्ण श्रेणी में पास नहीं होते बल्कि फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तीर्ण पूछे हैं कौन सी में पास हुए हैं सबसे कम, तो पास हुए हैं सबसे कम प्रथम श्रेणी में। तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रथम श्रेणी लिख दिया है। अब चलिए प्रश्न नंबर तीसरे का जवाब देते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वालों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर फेल होने वालों की संख्या कहीं पर लिखकर नहीं दी है, बस यहाँ पर एक कोण बनाकर दे दिया है 30 डिग्री का। तो इसी की मदद से हम पता कर सकते हैं कि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है। देखिए कैसे, सबसे पहले एक भिन्न बनानी है। ये 30 डिग्री का कोण है, हमें पता है पूरा वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से ये कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। तो इसी से हम भिन्न बना सकते हैं। 360 में से ये 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख दूंगा 30, ठीक है। तो मुझे अनुत्तीर्णों की संख्या पता चल जाएगी। ये प्रश्न नंबर 3 करा रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 डाल दिया है मैंने। अब क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पर मुझे गुणा करानी पड़ेगी। किससे गुणा करानी पड़ेगी, कुल शिक्षार्थियों की संख्या से। अगर कुल शिक्षार्थियों की संख्या से मैंने यहाँ गुणा करा दी तो मुझे अनुत्तीर्ण हुए शिक्षार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। अब तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर 60 से गुणा और कर दिया। अब देखिए इन्हें काट कर बस हमारी संख्या आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 36 6 बार कट जाएगा, 6 एकम 6 6 छंग 36। और ये भी 6 और 30 5 के पहाड़े में आ रहा है, 6 मतलब 6 के पहाड़े में आ रहा है, 6 एकम 6 6 पंजे 30। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 30। तो हमें यहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पता चल गई है, कितनी है, 30 है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले भिन्न बनानी है और कुल शिक्षार्थियों की संख्या से गुणा कर देनी है, तो आसानी से पता चल जाएगी शिक्षार्थियों की संख्या। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 का जवाब करते हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना हम यहाँ पर सीख चुके हैं। इसी प्रकार से शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्न नंबर 4 में सबसे पहले प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या प्राप्त करेंगे। प्रथम शिक्षार्थियों की संख्या प्राप्त करने के लिए प्रथम श्रेणी देखना पड़ेगा कहाँ पर बनना है, तो यहाँ पर बनना है। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनना है, तो इसी से भिन्न बनाएंगे। तो ये 360 होता है पूरा कोण, पूरा कोण 360 है, तो नीचे 360 लिखेंगे और ऊपर 60 डिग्री का कोण लिख देंगे। तो ये प्रथम श्रेणी वालों की संख्या आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रथम, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर कुल शिक्षार्थियों की संख्या से गुणा करा दिए, नहीं है, कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 60 ही हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया और 6 और 36 6 के पहाड़े मारा है, काट देंगे, 6 एकम 6 6 छंग 36। अब 6 और 60 भी 6 के पहाड़े मारा है, तो इन्हें भी काट दो, 6 एकम 6 और 6 थाई 60। तो प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या आ गई है 10। तो इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, द्वितीय श्रेणियों के शिक्षार्थियों की संख्या भी पता करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा द्वितीय। अब मुझे द्वितीय शिक्षार्थियों की संख्या पता करनी है। तो अब फिर से क्या करेंगे, एक भिन्न बना लेंगे और भिन्न बनाने के लिए देखनी है द्वितीय श्रेणी में कितने का कोण बनना है। द्वितीय श्रेणी में 180 का कोण बनना है, तो 180 के साथ में भिन्न बनानी है। तो कुल कोण होता है पूरा कोण 360 का, 360 में से कितने डिग्री का कोण है, 180। तो ऊपर लिख देंगे 180। अब क्या करना है, कुल शिक्षार्थियों की संख्या से गुणा करा देंगे। कुल शिक्षार्थियों की संख्या 60 है, 60 से गुणा करा देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये 6 से 36 6 बार कट गया और 6 से 180 कट जाएगा, 6 3 18 बार और 1 0 ऐसे ही लगा देंगे, तो 30।
तो द्वितीय श्रेणियों की संख्या आ गई है 30। अब क्या कर सकते हैं, अनुपात बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अनुपात किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। अनुपात भाग को कहते हैं। अगर दो संख्याओं को आपस में भाग कर देते हैं तो उनका अनुपात पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात हम बहुत आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अनुपात। अनुपात में क्या करते हैं, जो पहले कहा जाता है उसको ऊपर रख दिया करते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी पहले आ गया तो प्रथम श्रेणी को ऊपर रख देंगे। प्रथम श्रेणी हमारी कितनी है 10, तो ऊपर 10 रख देंगे। और नीचे रखना है बाद में कहा द्वितीय श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी कितनी है 30, तो 30 से शिक्षार्थियों को नीचे रख देंगे। अब इनको भाग करके क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 1 0 से तो 1 0 कट गया। अब बाकी ये जो बचा इसे अनुपात में लिख कर दिखा देंगे। तो कैसे करके लिखेंगे अनुपात में, 1 आगे लिख देंगे और बटे की जगह पर 2 बिंदी लगा कर लिख दिया करते हैं और इन बिंदियों को अनुपात कहते हैं। तो 1:3, बाद वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को बाद में लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है इनका अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 3A का प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 की बारी है। प्रश्न नंबर 2 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं और प्रश्न नंबर 2 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्रश्न नंबर 2 को भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।